दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मित्रों, आप देख रहे हैं कि आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञानकोश एजुकेशन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। इसके पहले हम लोग काव्य शास्त्र का पूरा डिटेल वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले और भी पहले देखा जाए तो नाटक और अलंकार उपन्यासों पर बहुत सारा वीडियोस आपको मतलब यहाँ मिल चुका होगा। लेटेस्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर को देख रहे हैं, चाहे नए व्यूवर हों चाहे पुराने व्यूवर हों, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ 4-5 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। जीआईसी लेक्चरर ग्रेड का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट मिलेगा, फिर जूनियर एडी का प्लेलिस्ट मिलेगा, कुछ प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का प्लेलिस्ट मिलेगा। इस तरह से करीब 250 से 200 वीडियो आपको वहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। उन सभी वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको देखेंगे जब उस वीडियोस को, तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से क्या कुछ मिल रहा है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग आगे आज हम लोग काव्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संस्कृत के काव्य लक्षण और मध्यकालीन आचार्यों के काव्य लक्षण, दो मतलब विद्वानों के दो काल के मतलब आचार्यों के काव्य लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। जितना आप पढ़ लेंगे बस उतना ही एकदम आपकी समझिए कि कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, जो कुछ भी हो, या हिंदी संबंधित कुछ जो भी आप परीक्षाएं दे रहे हैं, सबके लिए बहुत अनिवार्य है ये। और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी है, आप उसको देख सकते हैं। ओके। और इसके बाद आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मैं निरंतर मतलब क्यूज मोड में 8-10 वीडियो 8-10 प्रश्न हमेशा मैं डालता रहता हूँ। वहाँ से आप अपनी तैयारी पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, संस्कृत काव्य लक्षण के बारे में अगर बताया जाए तो आचार्यों ने मुख्यतः 3 आधारों पर इसका भेद किया है। शब्द के आधार पर, माने शब्द और अर्थ दोनों आधार पर। पहला भेद है शब्द और अर्थ के आधार पर, दूसरा है शब्द के आधार पर, और तीसरा है ध्वनि और रस, यानी रस और ध्वनि के आधार पर। मतलब ये संस्कृत के आचार्यों ने काव्य लक्षण के 3 भेद माने हैं और 3 आधार पर माने हैं। शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द के आधार पर, और अर्थ और ध्वनि के आधार पर, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि शब्दार्थ माने शब्द और अर्थ के आधार पर किन किन आचार्यों ने क्या क्या सूत्र दिया है इसको देख लिया जाए। देखिए यहाँ पहला आप देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ आचार्य है, आप आचार्यों के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी तरफ यहाँ काव्य लक्षण, इनका जो मतलब ये सूत्र है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। भामह, भामह का जो ये सूत्र है काव्य लक्षण के बारे में, शब्दार्थी नहीं शब्दार्थव है। इसको थोड़ा सा अव का मात्रा कर लेंगे, ये ऐप की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो मात्रागत शुद्धि है। शब्दार्थो सहितम काव्यम, ये भामह का है। आप इसको जानते भी हैं, शब्दार्थो सहितम काव्यम का। रुद्रट का जो है ननु शब्दार्थ, ये सब शब्दार्थ हो, जहाँ शब्दार्थी लिखा है वो शब्दार्थ आप इसको समझेंगे, ठीक है ना। ननु शब्दार्थो काव्यम, यह किसका है? रुद्रट का है, ठीक है ना। ननु शब्दार्थो काव्यम रुद्रट का है। वामन का देखिए, वामन क्या कहते हैं? काव्य दोषो अयगुण अलंकार संस्कृतयो शब्दार्थयो वर्तते, ये वामन का सूत्र है ये, ठीक है ना। कुंतक क्या कहते हैं? कुंतक कहते हैं शब्दार्थो सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम तद विदाह्लाद कारिणी, यह इनका जो है कि कुंतक का ये सूत्र है। मम्मट क्या कहते हैं? मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। फिर वाग्भट्ट जी क्या कहते हैं? वाग्भट्ट का जो ये सूत्र है, वाग्भट्ट जी कहते हैं साधु शब्दार्थ संदर्भ गुणालंकार विभूषितम स्फुटतरीति रीतिर्सोपेतम काव्यम कुर्वीति कीर्तये, यह वाग्भट्ट जी का। अभी मैं एक टिप्स बताऊंगा इसको याद करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कितना लंबा चौड़ा है, याद कैसे होगा, लेकिन पहले जान लीजिए, फिर अभी मैं आपको एक टिप्स बता रहा हूँ। आनंदवर्धन क्या कहते? सहृदय हृदयालादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यम लक्षणम। राजशेखर जी क्या कहते हैं?
गुणवदलंकृतंच वाक्यमेव काव्यम। विद्याधर जी क्या कहते हैं? विद्याधर कहते हैं शब्दार्थो वपुरस्य शब्दार्थ वपुस्तावत काव्यम। क्षेमेंद्र क्या कहते हैं? काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सद लंकृति। यहाँ ऊपर बिंदी होना चाहिए, लंकृति, ठीक है ना। हाँ, तो ये इतना है शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर। अब देखिए, इसको याद करने के मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। ये तो आप इसको जानते हैं, भामा का बार बार आता है, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे आपका मुकाबला होगा। शब्दार्थो सहितम काव्यम, जहाँ शब्दार्थो सहितो अगर दिया हुआ है वह सीधे भामा कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए, जहाँ ननु आपको मिल जाए, ननु ननु शब्दार्थो काव्यम तो है ही, जहाँ आपको क्या मिल जाए, ननु मिल जाए, तो ननु अगर है तो आप सीधे रुद्रट को टिक कर देंगे, ठीक है ना। वामन में आप क्या देखना है कि देखिए, शब्दो अयम गुणालंकार, अगर ये आपको मिलता है, ये एक शब्द आप पकड़िए, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, शब्दो अय गुणालंकार, या इसको देख लीजिए, या शब्दार्थयो वर्तते, इसको देख लीजिए। कोई एक शब्द पकड़िए और उसे रिलेट कर लीजिए कि ये किसका है, तो ये वामन का है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कुंतक का हमको याद करना है तो इतना 2 लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं। व्यापार शालिनी आप यहाँ देख रहे हैं, ये आसान सा शब्द आपको मिल जाएगा, व्यापार शालिनी। और नीचे के अगर पंक्ति, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पंक्ति पूछता है, तो अगर मान लीजिए एक पंक्ति पूछ दिया तब केवल मान लीजिए कि ये व्यापार शालिनी वाला दिमाग में सेट कर ली, कुंतक का है। लेकिन अगर कहीं आपको ये दूसरी वाली लाइन पूछ दिया तो फिर आप क्या करेंगे, तो बंधे व्यवस्थितो, जहाँ आपको दिखाई दे बंधे व्यवस्थितो, तो आप सीधे कुंतक का कर लेंगे, जहाँ 2 लाइन की बात आती है। मम्मट का मुकाबला हमेशा होता है, तद दोषो शब्दार्थ हो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी, तो जहाँ पुनः क्वापी है वहाँ मम्मट का होगा, ठीक है ना। वाग्भट्ट जी का भी 2 पंक्ति है, तो अब 2 पंक्ति में आपको पहले पंक्ति में क्या देखना है कि जहाँ साधु शब्दार्थ अगर आपको दिख गया, साधु शब्दार्थ, तो सीधे वाग्भट्ट जी का कर देंगे। अगर दूसरी लाइन की बात अगर करते हैं तो कुर्वीत कीर्तये अगर अंत में दिखाई दे, कुर्वीत कीर्तये, तो आप सीधे वाग्भट्ट जी का कर दीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आनंदवर्धन की बात अगर हम करते हैं तो सहृदय, सहृदय जहाँ 2 बार आपको दिखाई दे, आप यहाँ देख रहे हैं सहृदया सहृदया, ठीक है ना। जहाँ 2 बार सहृदय सहृदय आपको दिखाई दे वो सीधे आप आनंदवर्धन का कर देंगे। पूरा काव्य लक्षण याद करने की आवश्यकता नहीं है और जल्दी याद भी नहीं हो पाएगा। यह भी सही, ऐसा नहीं कि याद नहीं हो पाएगा, करना चाहें तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जल्दी याद नहीं होगा और दिमाग में उतना टेंशन पालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो पंक्ति दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि यह किसका है, ठीक है ना। तो एक एक शब्द आप सेट कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर राजशेखर की बात किया जाए तो गुणवद लंकृतंच अगर ये दिया हुआ है, या फिर काव्यमेव काव्य वाक्यमेव काव्यम अगर ये दिया हुआ है, कहीं दोनों में कोई एक सेट कर लीजिए, तो चंद्रशेखर का हो जाएगा। अगर विद्याधर की बात किया जाए तो बपुरस्य बपुस्तावत, ठीक है ना। ये देखिए बपुरस्य बपुस्तावत, यहाँ 2 वपु बपु अगर आता है तो आप सीधे विद्याधर का कर लीजिएगा। जहाँ 2 वपु बपु आता है तो सीधे विद्याधर का हो जाएगा। क्षेमेंद्र की बात अगर किया जाए तो काव्य विशिष्ट शब्दार्थ, बस काव्य विशिष्ट शब्दार्थ इसको देख लीजिए, या साहित्य शब्द अलंकृति इसको देख लीजिए। बस इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिए अपने दिमाग में और इसका नोट्स बना लीजिए, इसको बार बार पढ़ेंगे, ये सब सेट हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाहर अगर शब्दार्थ के आधार पर अगर काव्य लक्षण अगर पूछता है, इसके बाहर नहीं आना है, विश्वास कीजिए, ठीक है ना। अब आइए शब्द के आधार पर किन किन आचार्यों ने किया, तो शब्द के आधार पर 3 आचार्यों ने ये काव्य लक्षण बताए हैं। एक तो है इसमें दंडी, दंडी का क्या कहना है, शरीर तावदिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली। अब देखिए बहुत आसान, जहाँ शरीर शब्द दिखाई दे या पदावली शब्द दिखाई दे, शरीर शुरू में पदावली अंत में, वो सीधे दंडी का आप कर देंगे। क्लियर है? जयदेव का देखिए, जयदेव की 2 पंक्ति है, तो दोनों पंक्ति को एक एक शब्द आपको पकड़ना है। निर्दोषा लक्षणवती शरीतिर गुण भूषणा सालंकार रसानेक वृत्तिर वाक्य काव्य नाम वाक।
अब देखिए अंत में क्या है, नाम वाक्य अगर केवल अंतिम पूछता है तो जहां नाम वाक्य आपको दिखाई दे तो सीधे जयदेव का कर देंगे। और सरीतिर गुण भूषणा अगर दिखाई दे, सरीतिर गुण भूषणा अगर ऐसा दिखाई दे पहली पंक्ति में तो सीधे जयदेव का आप कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको सेट कर लीजिएगा। जगन्नाथ का मुकाबला तो मित्रों आपसे बार बार हुआ होगा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, मैंने रमणीयार्थ शब्द जहां भी आपको दिखाई दे वो सीधा आप जगन्नाथ का कर देंगे। तो ये शब्द के आधार पर ये तीन आचार्यों ने ये काव्य लक्षण बताया है, ठीक है ना। अब रस और ध्वनि के आधार पर ये किन किन आचार्यों ने ये बताया है, तो रस और ध्वनि के आधार पर केवल दो लोगों ने बताया है। कौन कौन? एक विश्वनाथ हैं जो वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका मुकाबला आपको बार बार हुआ होगा अगर परीक्षा इसके पहले दिए होंगे तो। और भोजराज का जो है कि इनकी दो पंक्ति है, निर्दोषम गुणवत् काव्यम कारैर्लंकृतम रसान विंतम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रतीचि विंदति। तो अगर आपको पहली पंक्ति पूछ रहा है तो जहां निर्दोषम अगर दिखे और अंतिम पंक्ति पूछ रहा है तो प्रतीच विंदति, ये दो शब्द आप सेट कर लीजिए। तो अगर ऐसा आ जाता है, हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं जो दो पंक्ति वाले काव्य लक्षण है आप अगर एग्जाम इसके पहले दिए होंगे तो देखते होंगे कि वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनकेस अगर पूछ दिया तो आप हर एक पंक्ति का एक शब्द आप सेट कर लीजिए दिमाग में, चाहे शुरू का चाहे अंत का। अगर वो आपको दिखाई दे तो सीधे आप उसको टिक कर लेंगे। इस तरह से आप इसको जब बार बार रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा दिमाग में, ठीक है ना। मेरे प्रश्नों का कलेक्शन कैसा है मित्रों, एक निवेदन है कि आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक बल मिलता है कि हाँ हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं वो आपके अनुकूल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कि क्योंकि यह तो चूंकि आमने सामने होती है बात, ऑफलाइन क्लास की बात होती है तो भाई चलिए ऐसा होता है, चलिए आदमी पूछ लेता है कि मतलब ये आप जानते हैं कहाँ से हमको पढ़ाना है, कहाँ से स्टार्टअप करना है, क्या करना है। तो आदमी बेसिक लेवल से शुरू करता है, ये लगता है नहीं बेसिक लेवल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना जानते हैं तो आगे से। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि कहाँ से हमको शुरुआत करना है। हालांकि मैं बेसिक लेवल से ही लेकर के चल रहा हूँ और इसमें एक भी चीज़ आपका छूटने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि ये लाइक कर देने से आपका कुछ जाता नहीं लेकिन हमें बहुत कुछ मिल जाता है, एक पुरस्कार मिलता है, एक इनाम मिलता है, एक मेहनत का पारितोषिक मिलता है। तो हालांकि उससे आपका कुछ नुकसान भी नहीं है, तो एक लाइक करने में जाता ही क्या है। चलिए आगे देखिए, अगर मध्यकालीन हिंदी कवियों की बात किया जाए, विशेष करके मैं रीतकाल की बात कर रहा हूँ, रीतकाल के कवियों ने काव्य लक्षण जो है कि किस प्रकार से दिया है, कौन कौन सा काव्य लक्षण दिया है, किस तरह से दिया है, इसको जानिए। केशव दास कहते हैं, केशव दास काव्य लक्षण का ये काव्य लक्षण बताते हुए कहते हैं, दो पंक्ति में बताते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विरजयी कविता वनिता मित्र। निश्चित है कि आप भूषण बिनु न वर्जयी कविता वनिता मित्र का मुकाबला बार बार होता है, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते हैं, तो भूषण बिनु वर्जयी कविता वनिता मित्र इसको सेट कर लीजिएगा। श्रीपति का भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है, यद्यपि दोष बिन गुण सहित, मतलब यद्यपि यद्यपि ऐसा कुछ है ना, लेकिन यद्यपि यद्यपि के बाद ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ आपका दे रखा है क्या, सुजात दे रखा है, यहाँ आपका यद्यपि के बाद दोष दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये सेट करना होगा। यद्यपि दोष बिन गुण रहित अलंकार सो लीन कविता बनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। तो आप देख लीजिए कि अलंकार सो लीन अंत में, रसबिन तदपि प्रवीण ये अंत में। तो ये अलंकार सोलीन बिन तदपि प्रवीण, अगर ये ऐसा आता है तो आप सीधे श्रीपति का लगा दीजिएगा, ठीक है ना। चिंतामणि का भी दो पंक्ति है, देखिए पहली पंक्ति है इनका, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होय और शब्द अर्थ वाको कवित विबुध कहत सब कोई। तो अगर इसमें आपको देखना है तो विबुध कहत सब कोई, अगर अंतिम पंक्ति को देखना है तो विबुध कहत सब कोई और यहाँ दोष रहित जो होई, तो यह अगर ऐसा कहीं आपको दिखे तो आप चिंतामणि का कर देंगे। अगर कुलपति मिश्र की बात किया जाए तो कुलपति मिश्र जो है यह भी दो पंक्ति में
ये काव्य लक्षण बताए हैं। दोष रहित और गुण सहित, कछुक अल्प अलंकार, शब्द अर्थ सो कवित है, ताको करो विचार। अब देखिए, ताको करो विचार को पकड़ लीजिए और कछुक अल्प अलंकार को कर लीजिए, ये दोनों सेट कर लीजिए। जो भी आपका आता है तो कुलपति मिश्र का हो जाएगा। कछुक अल्प अलंकार तो कुलपति मिश्र, ताको करो विचार तो कुलपति मिश्र, ठीक है ना। आगे देखिए, सूरत मिश्र का क्या कहना है। वर्णन मनरंजन जहाँ रीति अलौकिक होय, निपुण कर्म कवि जो जुति काव्य कहत सब कोई। अब देखिए, यहाँ अगर काव्य कहत सब कोई है तो सूरत मिश्र का है, काव्य कहत सब कोई सूरत मिश्र का। रीति अलौकिक होय, रीति अलौकिक होय तो सूरत मिश्र का है, ठीक है। आगे देखिए, देव कवि का क्या कहना है। देव कवि कहते हैं, शब्द जीव तिह अर्थ मन, रसमय सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। अब देखिए, जहां अलंकार गंभीर यानी गंभीर अलंकार की बात किया जाए तो सीधे क्या करेंगे, देव कवि का करेंगे। अगर रसमय सुजस शरीर की बात अगर केवल एक ही पंक्ति पूछता है तो आप देव का करेंगे, ठीक है ना। यानी रसमय सुजस शरीर देव, अलंकार गंभीर देव। सोमनाथ का देखिए क्या कहते हैं, सगुन पदार्थ दोष बिन, पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित कहि शुद्ध। अब देखिए, सो कवित कहि शुद्ध यानी शुद्ध कविता की बात अगर आपको कहीं दिखाई दे तो सोमनाथ का, सोमनाथ शुद्ध कवित्व लिखते हैं। पिंगल मत अविरुद्ध, अब पिंगल मत अविरुद्ध अगर कहीं दिखाई दे तो सीधे सोमनाथ का कर देंगे, पिंगल मत सोमनाथ, ठीक है ना। भिखारी दास का देखिए, भिखारी दास क्या कहते हैं। भिखारी दास का कहना है, रस कविता को अंग, भूषण है भूषण सकल, गुण स्वरूप औरंग, दूषण करे करु करूपता। अब यहाँ देखिए, अगर पहली पंक्ति पूछता भूषण है भूषण सकल, अगर भिखारी दास है भूषण है तो ज़्यादातर दिमाग कहाँ जाएगा, भूषण में जाएगा। ये लग रहा भूषण का है, लेकिन नहीं, भूषण है भूषण सकल तो भिखारी दास का रिलेट कर लीजिए। और दूषण करे कल्पतर या गुण स्वरूप औरंग, गुण स्वरूप औरंग अगर ये आपको दिखे तो सीधे भिखारी दास का कर लीजिएगा। तो इस तरह से टिप्स के साथ आपको मैं बताने का प्रयत्न किया हूँ। आप इसे, हाँ, इसका मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं या फिर चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, मर्जी आपकी। बस केवल मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग तैयारी करते रहेंगे। और ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि अब की वैकेंसी में आपका एक सीट निश्चित है कि क्लियर हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।